टू राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। बस आज इसके नीचे जो 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को 1 से 2 बार रिपीट कर लेना। आज के बाद आपके कभी भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ गलत नहीं होगा, समझे मेरे भाई। तो देखो ऑन द टॉपिक एंड द हाईलाइटेड द की, ये पॉइंट मैं हमेशा 10 लाख बार बोल चुका हूँ मेरे भाई कि जब भी कभी भी आपके पास कोई भी पॉइंट आता है, चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो या आपकी स्टोरी राइटिंग हो, चाहे डायरी राइटिंग हो, आपके पास जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स होते हैं उससे आप हाईलाइट करो। देखो इसमें भी यही चीज़ बोल रहा है, ये इवन किसी ग्रुप में। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो तो एक पॉइंट समझना, जो आपके इंग्लिश के पेपर होते हैं उनमें आपको पता है कि 3 ग्रामर सेक्शन के मतलब राइटिंग सेक्शन में 3 टर्म आते हैं। एक तो आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है, एक आपके उसके अंदर ऑप्शन आता है स्टोरी राइटिंग का, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कर लो या स्टोरी राइटिंग कर लो। एक लास्ट आता है आपका, एक आपके पास डायरी एंट्री। कभी कभी डायरी एंट्री में भी ऑप्शन दे देता है, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में ऑप्शन होता है। तो मेरे भाई आपके सामने 5 या 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इस बार 4 में से 4 ही आ रहे हैं। इसलिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर में जो मैं आज आपको कीवर्ड्स बताने वाला हूँ, जो एक मतलब एक्चुअल में जो डिमांड होती है ना, मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे होगा, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। आप कंप्लीट इसको समझना, देखना, आपके भाई सच कह रहा हूँ पूरे नंबर आएंगे। इवन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या, इससे आपको बहुत सारे आइडिया उठेंगे कि एक्चुअल में आंसर जो होते हैं, जैसे स्टोरी राइटिंग होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, किस तरीके से हम आंसर लिखते हैं। तो क्लास 9th में हो तो वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए क्लास है ये, बस आप कंप्लीट देख लेना, इसे पूरे नंबर आपके 100% हो जाएंगे। मेरे भाई देखो, सबसे पहले जब भी कभी भी आपके सामने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट देखो ध्यान से, एक सेकंड रुक जाओ। देखो अगला पॉइंट, एक ही पॉइंट ध्यान रखना आपको, जब भी कभी भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो इसके अंदर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर इन रूल्स रेगुलेशंस को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मेरे भाई पूरे नंबर बनेंगे। सबसे पहले देखने वाली बात है ये 4 से 5 टर्म्स जो मैं आज आपको एक रीड करके बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझना। सबसे पहला पॉइंट आप सामने देख लो, जो भी चीज़ आपके लिए 110% वही मटेरियल होता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि एक भी सेकेंड इधर उधर का ना होता, ना ही 1% का। अगर आप 9th में आए हो तो मेरे भाई आप सब्सक्राइब कर लो, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपके लिए होगा, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कंसेप्ट हो, बस आपको टेंशन फ्री हो जानी है। क्लास 10th में भी आपके भाई 90+ का 110% मिशन चलता ही चलता है और गारंटेड है। बस आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है। मेरे भाई सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे कह रहा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब क्या हो गया, कह रहा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज एन आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है एक आपका मतलब जो किसी चीज़ को लिखना, मतलब एक आर्ट होता है। क्या होता है, आर्ट होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इज एन आर्ट डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। मतलब आपको किसी भी चीज़ पे लिखने के लिए दिया, आपने भाई बेतहास मस्त सा लिख दिया, जैसे स्क्रिप्टेड होती मूवी वूवी, कितना धांसू सा मूवी बनता है, सेम इसी तरह से डिस्क्राइब करना है किसी भी पैराग्राफ को। ध्यान से सुनो बस अभी, कह रहा है दिस इज अ नंबर ऑफ सेंटेंस grouped and together and relating one topic to a group of the related sentences that develop a single point। मतलब क्या होता है, जितने भी ग्रुप्स होते हैं इन सबको क्या होता है एक साथ मर्ज करके एक सिंगल पॉइंट में हमें कन्वर्ट करना होता है। देखो सबसे पहले हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत बच्चों को परेशान करते हैं। हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, बस आज इसके नीचे जो 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को 1 से 2 बार रिपीट कर लेना। आज के बाद आपके कभी भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ गलत नहीं होगा, समझे मेरे भाई। तो देखो सबसे पहला क्या पॉइंट है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है, द पैराग्राफ should be started with the topic given and move seriously in organized way। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, moved seriously in organized way। मतलब क्या है कि आपने को जिस फॉर्मेट में बोला गया है आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को। कई बच्चे क्या होते हैं, मैंने ऑफलाइन में भी देखा मॉर्निंग वाले बैच में, कई बच्चे ऐसे लिखेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं पैड पे लिख रहा है, कोई भाई पता नहीं हाथी घोड़ा बिल्ली पे लिख रहा है, मतलब कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। मेरे भाई 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसे बनते हैं। भाई मेरा तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, शिद्दत से, अदरवाइज बस छोड़ी दो। समझ रहे हो बात को। तो क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आपको एक पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई आपको कोई भी चीज़ है ना ऑर्गेनाइज वे में ले जाना है। क्या करना है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाना है टिल द एंड। मतलब कि आपको जब भी कभी भी आपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ स्टार्ट किया है आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाना है। कहाँ तक, टिल द क्या भाई मेरे भाई एंड तक।
टुवर्ड्स द एंड योर राइटिंग समराइज योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। मतलब आपको क्या करना होता है, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो उस टॉपिक को आपको समराइज करना होता है, ओपिनियन देना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। जब ही तो इसका मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, जब ही तो वो आपके पूरे पूरे नंबर देंगे। समझ लो, बस वैल्यू समझो मेरे भाई। कह रहा है अगला, वर्ड लिमिट एज द प्रिस्क्राइब यूजुअली 100 to 120। आप एक्चुअल में क्या होता है, अब जो है 100 से 120 के वर्ड्स में होते हैं, तो आपको वर्ड्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करना है, ज़्यादा लिमिटेड भी नहीं करना है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत कैड़ा पॉइंट है कि भाई आपको ज़्यादा वर्ड एक्सीड भी नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा मिनिमम करना है। ये भी हो गया। उसके बाद में देखा जाता है, यह हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पे कि हैज़ टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू मेक योर राइटिंग परफेक्ट इन द एवरी सेंस। मतलब आपको उन्हीं कीवर्ड्स के अंदर में 100 से लेके 120 के अंदर अंदर ही एक सेंसिबल पैराग्राफ लिखना है। इसका मतलब ये हो गया। अगला, फोकस ऑन द टॉपिक एंड द हाईलाइटेड द की। ये पॉइंट मैं हमेशा 10 लाख बार बोल चुका हूँ मेरे भाई कि जब भी कभी भी आपके पास कोई भी पॉइंट आता है, चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो या आपकी स्टोरी राइटिंग हो, चाहे डायरी राइटिंग हो, आपके पास जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स होते हैं उससे आप हाईलाइट करो। देखो इसमें भी यही चीज़ बोल रहा है। ये इवन किसी ग्रुप में आपको बताऊँ, मतलब एक स्कूल टीचर्स ग्रुप होते हैं जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर अपन भी है, तो मेरे भाई वहाँ से ये सारी चीज़ें को आपको कैरी करके दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को समझो आप मेरे भाई। एक पॉइंट समझे तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। फोकस ऑन द टॉपिक एंड हाईलाइट द की पॉइंट्स इन दैट लॉजिकल ऑर्डर। जो भी आपने लिखा है, कह रहा ईच पैराग्राफ मस्ट डील विथ वन टॉपिक आइडिया। एवरी सेंटेंस इन अ पैराग्राफ मस्ट बी क्लोजली कनेक्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। मतलब क्या है, जो भी मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक को माइंड में रखते हुए उस पैराग्राफ को आगे परस्यूट करना है। समझ रहे हो मेरे भाई। अगला पॉइंट देखो, कह रहा देयर शुड बी लॉजिकल सीक्वेंस एंड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इवेंट मस्ट बी रिलेटेड इन ऑर्डर टू देयर अक्यूरेंस। मतलब जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उसके रिलेटिविटी में लिखना है। कह रहा इन ऑर्डर टू अवॉइड द मोनोटोनी द पैराग्राफ शुड नॉट ऑलवेज बी द सेम सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे तो जैसे मान लो कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो वो क्या करते हैं, एक ही वोकैबुलरी को मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं। आपको ऐसा भी नहीं करना है मेरे भाई। इंग्लिश जो होता है ना, जो आपको इसमें बताया है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। अगर क्लास 9th में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो क्लास 10th में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे अगर 9th में अच्छा अटैम्प्ट कर लोगे। क्योंकि आपको पता है, चाहे आप 9th में हो या 10th में हो, इंग्लिश आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट हो गई है। तो मेरे भाई याद रखना, टॉप 5 के अंदर में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हो गई, चाहे आप 9th में हो या 10th में हो। समझ रहे हो। मेडिकल लाइन में जाओगे या नॉन मेडिकल में जाओगे, मैथ्स लोगे विदाउट मैथ्स लोगे, 11th तक मेरे भाई आपके मैथ्स के वो इंग्लिश जो है आपके कंपलसरी है टॉप 5 पे। इसलिए इनमें रगड़ के मेहनत करो और इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस करो, क्योंकि इंग्लिश का हर जगह बोलबाला है। तो ये पॉइंट आपको पता ही है। तो बस इन पे क्या करना, फोकस रखना है अपने एसएसपी पे। एक पॉइंट और बता दूं, आप 9th में हो अभी, तो भाई जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिड टर्म में कराए गए हैं वो एक एक कर लो। और इंग्लिश के लिए जो आपके पास एरर करेक्शन है ऑलरेडी अपलोडेड है 1 से 2 दिन में, उसके 9th 10 दोनों का। और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। उनके बाद उससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपके पूरी ग्रामर सेशन समझो फिनिश। लेकिन कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके वो 4 वीडियोस आप 10-10 मिनट की कंप्लीट कर लो, नोट बना लो। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, मेरे भाई एक पॉइंट समझो, यहाँ से एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया। मैं कहा एक एग्जाम्पल समझ आएगा आपको कि देखो किस तरीके से होता है। कह रहा है यहाँ पे यूज द फॉलोइंग नोट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट 100 to 120 वर्ड में अब आ रहा है। पहले 5 नंबर का था तो 100 से 150 वर्ड में आता था, अब 100 to 120 है तो 4 नंबर का आ रहा है। बस यही फर्क हो गया। बस एक पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे हिंट दिया है। कह रहा अ फायर दिया है, बर्निंग हट दिया है, पीपल रन आउट दिया है, चाइल्ड ट्रैप्ड दिया है इनसाइड, you and your friend deeply move, risky but decided to save, succeed and bravery award। मतलब आपको क्या करना है, ये सारे टर्म्स को यूज करके आपको क्या करना है, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। तो बस पॉइंट को याद रखो, इससे क्या करना, एक पैराग्राफ बनाना है जो कि आप यहाँ पे एक टाइटल दे दिया, फायर इन द स्लम। मतलब कि स्लम का मतलब जो झुग्गी झोपड़ी उनमें आग लग गई है। ये कहना चाह रहा है कि 4 अप्रैल 2018 वॉज द डे, मतलब वो दिन था
आई कांट फॉरगेट थ्रू आउट माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का ये एक ऐसा दिन था जिसे मैं भूल नहीं सकता। कह रहा माई फ्रेंड्स एंड आई वर कमिंग फ्रॉम M2K साकेत आफ्टर वॉचिंग एन इवनिंग शो, मतलब मैं और मेरा दोस्त साकेत मतलब आसपास ही है, उसके पास से क्या करता है, मैं मूवी देख के आ रहा था उस इवनिंग में, एंड वी वर पासिंग बाय स्लम ऑफ साकेत व्हेन वी, हम साकेत जो स्लम था एरिया था वहाँ से हम पास कर रहे थे, विटनेस फायर इन द स्लम, मतलब हम लोग एक गवाह थे वहाँ पे, ऑल द हर्ट्स वर बर्निंग, जितने भी वहाँ पे झोपड़ी थे सारी जलने लग गई थी, एंड पीपल वर रनिंग आउट हेयर एंड देयर टू सेव देयर लाइफ, मतलब वहाँ के जो लोग थे भगदड़ करने लगे, कभी यहाँ से वहाँ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। जानते हो जब आग लगती है, चाहे जीवन हो या घर हो या कहीं पर भी भगदड़ मची जाती है, तो मेरे भाई वही चीज़ है यहाँ पे। देयर वॉज अ चोज एंड द पैनिक एवरीवेयर, मतलब भाई काफ़ी हलचल था, दर्द था। पीपल वर शाउटिंग फॉर हेल्प, वहाँ के लोग जो थे दर्द से बिलखिला रहे थे, मतलब हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी दिखा रहे थे। सम वर क्राइंग, कुछ ऐसे भी लोग थे जो रो रहे थे, एंड ओवर द लॉस ऑफ देयर फैमिली, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी फैमिली खो दी, एंड बी कह रहा बिलोंगिंग्स, एंड सडनली तुरंत ही आई सॉ स्मॉल चाइल्ड हेल्प एज ही वॉज ट्रैप इनसाइड द बर्निंग हट, फिर मैंने वहाँ देखा एक छोटा बच्चा आग में फंसा हुआ है, वो हेल्प के लिए मतलब मदद मांगने के लिए थोड़ी सी मतलब पुकार लगा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आपको एक सेंसिबल आंसर राइटिंग लिखनी है। आंसर राइटिंग इन द सेंस कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कि जिससे कि एग्जामिनर भी पढ़े तो वो वर्ड को फील कर सके। और भाई आपके पूरे पेपर कभी नहीं पढ़े जाते, मतलब आपके स्मॉल साइज पढ़े जाते और उसी में आपके खतरनाक नंबर मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिद्दत से चीज़ों को समझनी पड़ेगी। आप लोग को कुछ नहीं करना है, क्लास 9th में हो तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, टेंशन मत लो, आप बस सब्सक्राइब कर लो, बस लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यही एक मोटिवेशन होती है जिससे आपके लिए बहुत खतरनाक कंटेंट लेकर आ सकूं। और वाईटी की दुनिया में सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या कंसेप्ट, आपको पता ही जो पिछले बच्चे हमारे, क्या करना है, इसको अच्छे से करना है। और इस बेस पे जो इस बार का सैम्पल पेपर है वो कर लो, और इस वीडियो को किसी भी सेशन में देख लो, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35 हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्त, बस अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।